नमस्कार। द वायर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। आज बात भारत की नहीं, भारत के बेहद पड़ोसी देश श्रीलंका की, जहां तबाही का मंजर यह है कि वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की पूरी सामाजिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था सब कुछ सिर्फ चरमराने के कगार पर नहीं है, बल्कि तबाह हो चुकी है। यहाँ हालात इस तरह के हैं फिलहाल कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों इस्तीफा दे रहे हैं अपना, और ऑपोजिशन पार्टियां एक अलायंस बना रही हैं और फिर सरकार चलाने का वो काम करेंगी। इस सब के पीछे बड़ी वजह है वहां जो एक आर्थिक संकट जो लगातार पिछले कई हफ्तों से चल रहा था, जहां बिजली, पानी, हर तरह की बुनियादी सुविधाएं जो आम नागरिक हैं उनको लगभग मिलनी बंद हो गई। पूरा देश एक तरह से एक ऐसे कगार पर आ गया जहां की उनके लिए रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करना मुश्किल हो गया। हद तो ये हो गई जहां स्कूल में भी बच्चों की छुट्टी करनी पड़ी, क्योंकि हालात जो हैं वो आपातकाल के बन रहे हैं। ये हालात क्यों आए? आर्थिक व्यवस्था इसके लिए, यानी आर्थिक जो नीतियां हैं वो श्रीलंका की किस हद तक जिम्मेदार हैं, और साथ साथ जो बहुसंख्यकवाद की राजनीति या बहुसंख्यक जो तुष्टिकरण की, अपीजमेंट की जो राजनीति की, वो किस तरह से जिम्मेदार है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी। और खासकर इस कार्यक्रम में हम इस बात पर फोकस करेंगे कि भारत जैसा देश, श्रीलंका एक बहुत छोटा सा देश है, 2 करोड़ से कुछ ज्यादा की आबादी है, लेकिन हमारे जो साइज का एक देश है उसके लिए इस तरह की जो खतरनाक नीतियों के, यानी मैं कहूंगी कि सामाजिक राजनीतिक नीतियां और आर्थिक नीतियां दोनों के किस तरह से भयंकर परिणाम हो सकते हैं, न सिर्फ एक देश के लिए, न सिर्फ के इस क्षेत्र के लिए, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में इस तरह की खराबियां अगर पैदा होती हैं, तो अगर शुरुआत की जाए कि वहां जो आर्थिक संकट जो पहले से ही उभर रहा था, वो कोविड-19 के संकट की वजह से, आप जानते हैं छोटा सा ये एक द्वीप देश है जिसकी जो ज्यादातर आमदनी का एक बड़ा हिस्सा आता है टूरिज्म से, पर्यटन से आता है, और कोविड-19 की वजह से वो अफेक्टेड हुआ। दूसरी बड़ी वजह वहां की आर्थिक व्यवस्था की है वो है टेक्सटाइल, और तीसरी वजह जैसे मैंने आपको बताया कि वहां जो टूरिज्म और एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल, ये तीनों एक बड़ी चीजें हैं जिसकी पूरी बुनियाद पर श्रीलंका टिका हुआ है, आर्थिक व्यवस्था। इसके अलावा बातें हैं कि किस तरह से जो बहुसंख्यकवाद की जो नीतियां हैं उनका मैं जिक्र करी थी, और ऐसा लगा मुझे पढ़ते हुए इस बारे में कि ये भारत के बारे में जिक्र हो रहा है। और इस दौरान मैं अपने मेहमानों से भी आपको मिलवा देती हूँ, माया मिर्चंदानी और साथ ही मेरे साथ सत्येंद्र रंजन, दोनों वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ मौजूद हैं। माया आजकल पढ़ाने लिखाने का भी काम करती हैं, पत्रकारिता बहुत जमाने तक उन्होंने की है, खासकर जो विदेश मामले हैं उनको सत्येंद्र रंजन और माया दोनों बहुत बेहतरीन तरीके से समझते हैं। माया मिर्चंदानी ने दुनिया के अलग अलग देशों में भी जाकर रिपोर्टिंग की है विदेश मामलों की। तो मैं जिक्र कर रही थी आपसे कि जब मैं पढ़ रही थी कि आखिर बहुसंख्यकवाद की जो नीतियां हैं, तो ऐसा लगा कि नरेंद्र मोदी मॉडल वो वहां अपनाया जा रहा है श्रीलंका में। क्योंकि जिस तरह से जिक्र हुआ वहां पर जो बहुसंख्यकवाद है उसमें, और खासकर बहुसंख्यकवाद का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो कभी भी बिना अल्पसंख्यक विरोधी नीति और राजनीति का ऐसा लगता है कि पूरा नहीं होता। श्रीलंका में भी यही हुआ कि वहां पर जो नेशनल एंथम है, वहां का जो राष्ट्रीय गीत है, उसको बैन कर दिया गया कि तमिल में आप वो नहीं गा सकते हैं। आप इस हद तक सोचिए। और वहां जो एक बहुत ही भयंकर बॉम्बिंग हुई थी, ईस्टर बॉम्बिंग के नाम से वो बात मशहूर कहूं या बदनाम कहूं, उसके बाद से मुसलमानों के खिलाफ भी वहां पर एंटी माइनॉरिटी पॉलिसीज को अपनाया गया। प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट वहां पे लगाया गया, जिसको कि फिर से अल्पसंख्यकों के खिलाफ इस्तेमाल किया गया, और जो लोग सरकार से असहमत थे उनके खिलाफ इस्तेमाल किया गया। जो मानवाधिकार कार्यकर्ता थे उनको परेशान किया गया जब वो सवाल उठाने लगे सरकार के ऊपर। बुर्ते को बैन किया गया। इसके अलावा वहां जो बुद्धिस्ट मंक हैं उनको यूनिवर्सिटी का चांसलर बना दिया गया। आपको लग रहा होगा, वाकई में पढ़ रही थी कि तमाम चीजें पहले ही वो मॉडल है, दुनिया में अलग अलग देशों में अपनाया जा चुका है, और अब लगता है कि श्रीलंका की भी एक तरह से जो आफत है ये पूरी जो आई है पूरे देश पे, उसमें से एक बड़ा हिस्सा जो बहुसंख्यकवाद है वो भी उसकी एक वजह है। सत्येंद्र जी, सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ। क्या आप देख रहे थे कि ये संकट इस हद तक आ जाएगा कि हमें इस तरह की तस्वीरें श्रीलंका से मिलेंगी, जहां की प्रधानमंत्री आवास, प्रधानमंत्री का दफ्तर, राष्ट्रपति आवास, राष्ट्रपति का दफ्तर, मतलब बाकायदा इन इमारतों को जलाया जा रहा है। मैं पढ़ रही थी लोग वहां पर जो अपने परिवारों को लेकर वहां देखने जा रहे हैं, मतलब वहां एक दर्शक की तरह वहां देख रहे हैं और कह रहे हैं देखिए हमें इतने बुरे हालात में छोड़कर ये लोग कितनी ऐश नहीं बल्कि अय्याशी की जिंदगी जी रहे थे, ये मैं अपने बच्चों को दिखाने लाया हूं। एक पिता को मैं सुन रही थी। ये अभी जो शनिवार को जो हुआ 9 जुलाई को, वो तो बहुत ही ड्रामेटिक था।
और जब कोई ऐसी ड्रामेटिक और अचानक घटनाएं होती हैं तो उसका अनुमान लगाना तो शायद किसी के लिए पहले से संभव नहीं होता है। लेकिन जो हालात वहां बन रहे थे, मेरे ख्याल से ये जो आंदोलन चल रहा है गो गोटा होम, जो राजपक्षे के खिलाफ में, इसके आज 142वां या 43वां दिन है, यानी 140 दिन से भी ज्यादा से चल रहा था। और ये जो आंदोलनकारी हैं वो इस मांग पर कायम थे, अडिग थे कि राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना चाहिए। राष्ट्रपति ने इस बीच विपक्ष के नेता को प्राइम मिनिस्टर बनाकर हालात को कुछ सुधारने की कोशिश की राजनीतिक रूप से, लेकिन जो आर्थिक रूप से जो हालात हैं वो उनके हाथ से निकल चुके थे। एक जो उम्मीद उनको थी कि शायद आईएमएफ कुछ रहम दिखाए और आईएमएफ से उनको कुछ सहायता मिल जाए, कर्ज मिल जाए, उसमें सफलता मिली नहीं। तो हालात लगातार बिगड़ रहे थे। वैसे में बदलाव होगा यह तो हम लोग सभी इसका अनुमान लगा रहे थे, लेकिन जो आपने पूछा कि क्या इसका अनुमान था, तो ये इतने ड्रामेटिक ढंग से होगा। और जिस तरह के विजुअल्स आए, जिस ढंग से वहां पर प्राइम मिनिस्टर के बेड पर लोग जो हैं वो कुश्ती लड़ते देखे गए, जैसा वहां पर स्विमिंग पूल या उनके किचन का जो नजारा राष्ट्रपति कोलंबो फोर्ट का नजारा आया, ये इसका अनुमान लगाना मुश्किल था। लेकिन तो फिर ठीक है, मैं वापस आती हूँ। माया, मुझे बताइए, मुझे समझ ये नहीं आ रहा है कि ये तो समझ में आ रहा है कि जो स्टैब्लिशमेंट है, जो सरकार है, उसके खिलाफ ये गुस्सा है, लेकिन क्यों ये लोग ये समझ पा रहे हैं कि इतनी जो अभूतपूर्व अनप्रेसिडेंटेड जो क्राइसिस आया है, क्या अगर उसको सरकार नहीं बचा पा रही है तो ऑपोजिशन कैसे बचा पाएगा? ये गुस्सा सरकार के खिलाफ क्यों निकल रहा है? आरफा, पहले तो थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। मैं हिंदी में इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करूंगी जरूर, बट you'll have to forgive me if I slip back into some English. देखिए, जहां तक श्रीलंका की ऑपोजिशन है, अभी जो पार्टी सरकार चला रही थी, जिनके खिलाफ ये प्रोटेस्ट पहले कुछ महीने पहले शुरू हुए और प्रेसिडेंट को सरकार बदलनी पड़ी, रणिल विक्रमसिंघे आए थे सामने टू लीड द गवर्नमेंट। रणिल विक्रमसिंघे की अपनी लेजिटिमेसी क्या है, ऑपोजिशन उस टाइम क्या कर रही थी, ये सब पॉलिटिकल सवाल काफी टाइम से लोग उछाल रहे हैं श्रीलंका में। बात आज जो आज की बात है वो ये है कि जो भी सरकार सत्ता में है वहां पे, चाहे वो एसएलपी हो, चाहे यूएनपी हो, चाहे कोalition हो, और जो ऑपोजिशन में है, बात हद से बाहर चली गई है। अब चाहे जो सत्ता में है चाहे ऑपोजिशन में है, दोनों के संभाल से बाहर चली गई है बात। इंटरनेशनल कम्युनिटी को वहां पे स्टेप इन करना पड़ेगा। आईएमएफ से हेल्प आ रही है, वर्ल्ड बैंक की तरफ से कुछ हेल्प आएगी, लेकिन जो ब्लेम है इकोनॉमिक कोलैप्स, श्रीलंका की इकोनॉमिक कोलैप्स का जो ब्लेम है, वो ऑब्वियसली जो रूलिंग पार्टी है उन पर ये जाएगा। और श्रीलंका का पोस्ट वॉर श्रीलंका 2009 के बाद जो श्रीलंका हम देख रहे हैं, उसमें पॉलिटिकल चर्न बहुत रही है। पॉलिटिकल चर्न शुरू में हमने देखा कि जो प्रेसिडेंट राजपक्षे और उनकी पार्टी और उनकी फैक्शन थी पार्टी में, उन्होंने वॉर विक्ट्री को लेकर अपनी इलेक्शन को मैनेज किया था, अपनी पॉपुलिस्ट कंट्रोल श्रीलंका की पब्लिक पर उन्होंने असर्ट किया था, और वो धीरे धीरे इकोनॉमिक सिचुएशन से बदलता गया। चाइनीज इन्वेस्टमेंट जो है श्रीलंका में, वो एक रियलिटी है। इंडियन वॉचर्स हमेशा डेट ट्रैप के बारे में जिक्र कर रहे थे, अब ये डेट ट्रैप से भी ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम नजर आ रहा है सामने। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द चाइनीज डेट ट्रैप दैट श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो पॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा कंफ्यूजिंग है, लेकिन आपने जो इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स किए थे ऑन मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका, जिस हद तक मुझे समझ में आई, आई थिंक श्रीलंका में दो स्ट्रेन्स हैं, एक माइनॉरिटी तमिल पॉपुलेशन और एक जो हम इंडिया में माइनॉरिटी पॉलिटिक्स या मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स, एंटी मुस्लिम बेंट के बारे में जो हम बात करते हैं। श्रीलंका में दोनों को एक हद से अलग तरीके से देखा जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एंटी तमिल माइनॉरिटी सेंटिमेंट, एंटी तमिल मेजॉरिटी सेंटिमेंट है, वो उसकी एक हिस्ट्री है, उसकी एक एथनिक कॉन्फ्लिक्ट से जुड़ी हुई, एक वायलेंस से जुड़ी हुई हिस्ट्री है। जो श्रीलंकन मुस्लिम के खिलाफ एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट, अगर हम उसके बारे में बात करेंगे तो वो तमिल माइनॉरिटी से थोड़ी बहुत जुड़ी है, लेकिन काफी हद तक अलग भी है।
तो क्योंकि उनकी इकोनॉमिक एस्पिरेशंस और इकोनॉमिक कम्युनिटी के तरीके से उनको देखा जा रहा था। अब जो हालात हैं, जो पब्लिक सड़कों पे आई है, आई थिंक अगर हम ये बोलेंगे कि पब्लिक सड़कों पे एंटी पॉपुलिस्ट, एंटी मेजोरिटेरियन एजेंडा से आई है सड़क पे, आई थिंक दैट विल बी अ मिसकंसेप्शन, बिकॉज पब्लिक सड़क पे इसीलिए आई है क्योंकि इकोनॉमिक हालात श्रीलंका की इतनी हद तक बिगड़ गई है कि मेजॉरिटी कम्युनिटी को भी उसका असर बिल्कुल फ्रंट एंड सेंटर लग रहा है। तो आई डोंट थिंक जो हम पॉपुलिस्ट, एंटी पॉपुलिस्ट प्रोटेस्ट हम देख रहे हैं वो एंटी मेजोरिटेरियन भी हैं। आई थिंक देयर इज अ वेरी फाइन लाइन टू बी मेड ओवर देयर। बहुत दिलचस्प बात आपने कही है माया मिर्चंदानी। ऐसा नहीं है कि आम जो वहां की बहुसंख्यक आबादी है वो इस बात से बहुत परेशान हो गई कि भाई सरकार बड़ी सांप्रदायिक है तो चलिए हम इस सरकार को उखाड़ फेंकते हैं, बल्कि जब खुद अपने ऊपर आई, जब अपना गला दबने लगा, जब अपने लिए खाने पीने को नहीं था, जब अपने पास नौकरी नहीं थी, खुद लोग दफ्तर नहीं जा पा रहे। मैं किसी लॉयर से मैं बात कर रही थी, बता रहे थे कि हफ्तों से वो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं क्योंकि उनके पास ईंधन नहीं है, कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया नहीं है कि वो अदालतों तक जा सकें। तो बेसिकली पूरा जो सिस्टम है वहां ठप पड़ा हुआ है। लेकिन सतेज जी, ये बात तो अच्छी कही माया ने कि ऐसा नहीं है कि वहां लोग बहुत परेशान हैं सांप्रदायिकता से, और देखिए कितने भले लोग हैं श्रीलंका के कि सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं चूंकि वो दूसरे अपने जो पड़ोसी हैं या अपने जो नागरिक हैं उनका भला चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर मैं इसलिए इस बहुसंख्यकवाद को लाना चाहती हूँ क्योंकि ये जो पूरा आर्थिक संकट था इसको एक तरह से एक किनारे रखने के लिए बहुसंख्यकवाद का इस्तेमाल किया गया। इस आर्थिक संकट को किनारे रखने के लिए जो बहुसंख्यक तुष्टिकरण, अपीजमेंट जो है उसका इस्तेमाल किया गया कि कभी मंक को जो है वो बना दिया, यानी चांसलर बना दिया, कभी वहां की जो एक माइनॉरिटी डोमिनेटेड एरिया में जो बुद्धिस्ट स्ट्रक्चर्स थे उनको लेकर कहा कि यहाँ पर हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे, और यानी जो आतंक निरोधी कानून थे उनमें अल्पसंख्यकों को फंसाने का काम किया। तो ये सब करके एक तरह से जनता को संतुष्ट करने की कोशिश की बिना ये समझे हुए, और आम जनता जो बहुसंख्यक जनता है उसको भी शायद इस बात का अंदाजा नहीं रहा होगा कि घर तक आग पहुंच जाएगी। क्या मेरा ये विश्लेषण सही है? नहीं, आपका विश्लेषण बिल्कुल ठीक है। और जो अभी माया ये कह रही थी कि वो अगर सड़कों पे आए तो वो इसलिए उनके आने का यह मतलब नहीं निकालना चाहिए कि वो मेजोरिटेरियनिज्म के खिलाफ हो गए, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन यह जो घटना हुई है, यह मेजोरिटेरियनिज्म जो बहुसंख्यकवाद है उसके लिमिटेशन को हम लोगों के सामने ले आती है। सवाल यह है कि जो आर्थिक हालात हैं, जो रोजी रोटी के सवाल हैं, रोजमर्रा की जिंदगी से जो जुड़े हुए मुद्दे हैं, इनको इग्नोर करके जो इमोशनल इश्यूज पर पॉलिटिक्स को बिल्डअप करना, इसका एक लिमिटेशन है। ये वो सीमा जिस दिन आती है उस दिन लोग वह जो एक जो पॉलिटिक्स बिल्ड हुई है उसमें वो लोग खुद भी शामिल हैं, जो लोग उसके पार्ट हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के, लेकिन उनके भीतर भी वो हद को वो पार, जब हालात हद को पार कर जाते हैं तो वो उसी शासन के खिलाफ सड़कों पर आकर वह नजारा भी पैदा कर सकते हैं जो कोलंबो में हुआ। यह बात तो इस बात से बहुत साफ होती है। अगर आप असंतोष की बात देखें तो अगर आप, चूंकि आपके आज के शो का जो टॉपिक है वो उस भारत से उसका क्या संबंध जुड़ता है उस पर ज्यादा फोकस्ड है, तो मैं एक एग्जांपल अभी हाल का मैं ये देना चाहता हूँ कि भारत में मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स है। हमारी जो आज की पार्टी इन पावर है उसकी पॉपुलरिटी है, ये सभी हम लोग जानते हैं। इसके बावजूद अभी एक उनकी स्कीम आई अग्निपथ, इस पर अचानक 40-50 जगहों पर एक वायलेंस का, आगजनी का नजारा हम लोगों को देखने को मिला। ठीक है, वो मूवमेंट कहीं आगे नहीं गया, वो मूवमेंट उसके बाद बिखर गया क्योंकि कोई लीडरशिप और कोई ऑर्गेनाइजेशन उसके साथ नहीं था। लेकिन अल्टीमेटली उसमें वही लोग शामिल थे जो इस मेजोरिटेरियन पॉलिटिक्स के दूसरे एस्पेक्ट्स को सपोर्ट करते हैं। जहां तक श्रीलंका में भी जो हुआ है, ये बदलाव कहीं जाएगा अभी हम लोग नहीं कह सकते। हम लोगों को ये कोई भी किसी भी के भी सामने के पास कहने के लिए हमारे पास न तो कोई फैक्ट है और न कोई ऐसा भरोसा है जिससे हम कहें कि अब श्रीलंका बदल जाएगा। इसलिए कि लोगों ने गुस्से का इजहार किया, लेकिन ऑल्टरनेटिव पॉलिसीज क्या है? ऑपोजिशन की सरकार जो बनेगी वो भी इसी नियो लिबरल जो फ्रेमवर्क है उसमें काम करेगी। IMF ने उनको
सहायता देने के लिए जो कंडीशन लगाई है, उसमें जो बचे खुचे पब्लिक सेक्टर हैं उसको प्राइवेटाइज करने की, और जो फिजिकल डेफिसिट को कंट्रोल करने की बात आई है। पाकिस्तान में आप देखिए IMF ने ऐसा ही कंडीशन लगाया है, और वहां 1.5 महीने के भीतर पेट्रोल का दाम में 100 रुपये प्रति लीटर से भी ज्यादा बढ़ोतरी की गई है। तो अगर IMF की इस शर्त को मानकर अगली सरकार वहां का समस्या संकट का हल निकालने जाती है, इसका मतलब आम आदमी के ऊपर और बोझ पड़ेगा, आम आदमी की मुसीबत बढ़ेगी। उस स्थिति में क्या श्रीलंका में स्टेबिलिटी आएगी, यह कहने का अभी हमारे पास कोई भी आधार नहीं है, कोई भी बेसिस नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं, मुझे तो डर लग रहा है सोच के भी कि यहाँ से भी हालात और बदतर हो सकते हैं, क्योंकि माया कह रही है कि सारा जो दोष है वो सरकार का है। लोग ये समझते हैं कि ये सब कुछ इन्होंने किया, जो मौजूदा लोग हैं, लेकिन उनके बदल जाने भर से क्या एकदम से सब कुछ जो करेक्शन है, जो सुधार है वो हो जाएगा? ऐसा नहीं लगता कि आने वाले हफ्तों में। माया मुझे बताइए कि भारत के लिए खासकर, क्योंकि देखिए 2 करोड़ का साइज और 130 से 140 करोड़ का साइज, जमीन आसमान का फर्क है, और जाहिर है जो आबादी है उसमें भी जमीन आसमान का फर्क, इसके साथ साथ जो राजनीतिक असर होगा उसमें भी जमीन आसमान का फर्क। क्या आपको लगता है कि श्रीलंका को भारत की जनता, और मैं बिल्कुल साफ कहना चाहती हूँ जो बहुसंख्यक हिंदू आबादी है, क्या वो इस बात को समझ रही है? जैसे सत्येंद्र जी ने कहा कि बहुसंख्यकवाद की भी एक हद है, उसकी एक सीमा रेखा है कि इस हद तक जाके आप कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि लोगों को ये समझ आएगा कि हम श्रीलंका बन सकते हैं? आई थिंक दैट्स बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आसार इकोनॉमिक तौर पे बहुत लोग कहते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे अभी अग्निपथ प्रोटेस्ट का जिक्र हुआ था, या प्राइस राइज, इन्फ्लेशन, ये सब हमारे इकोनॉमी में भी काफी प्रेसिंग इश्यूज हैं। जॉबलेस ग्रोथ की हम बात करते हैं, लेकिन आई थिंक साइज का फर्क है इंडिया और श्रीलंका के बीच। और पॉलिटिकली जो सिचुएशन है, आई थिंक जो श्रीलंका या भारत के जो रिश्ते हैं काफी पड़ोस देशों में, पाकिस्तान के अलावा, पाकिस्तान चाइना के अलावा, जो डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में अक्सर उठते हैं, जहां तक श्रीलंका हो, स्पेशली आई थिंक श्रीलंका फॉरेन पॉलिसी इशू रहता है, और डोमेस्टिक पॉलिटिकल डिस्कोर्स में ज्यादा नॉर्थ इंडिया या तमिलनाडु के बाहर इतना फर्क नहीं, इतना असर नहीं करता। दूसरा पॉइंट ये है कि आप अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के स्टेटमेंट्स देखेंगे तो उन्होंने बहुत केयरफुली 2 महीने पहले भी और कल भी ये कहा है कि द इंडियन गवर्नमेंट स्टैंड्स विद द पीपल ऑफ श्रीलंका। They are making a distinction between the government of Sri Lanka and the people of Sri Lanka. I think ये एक important फ्रेमिंग है, डिप्लोमेटिकली फ्रेमिंग है, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ये नहीं कह रहा कि हम राजपक्षे सरकार या विक्रमसिंघे की सरकार के साथ हम सहमत हैं या हम उनको सपोर्ट करते हैं। हम जो एड भेज रहे हैं, इंडिया ने अभी तक लगभग $4 बिलियन एड भेजा है, 44,000 मेट्रिक टन व्हीट एक्सपोर्ट किया है, यूरिया एक्सपोर्ट किया है श्रीलंका को इस डोमेस्टिक क्राइसिस के दौरान। बट आई will say what I've said in the beginning, which is जो हम मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज बोल रहे हैं श्रीलंका के पब्लिक में, ये इस माहौल, इन प्रोटेस्ट्स को प्रीडेट करता है। ये मेजॉरिटेरियन टेंडेंसीज जो हैं, ये ना सिर्फ मुस्लिम माइनॉरिटीज के मुद्दे से जुड़ा है, लेकिन एक ओवरऑल सिन्हाला प्राइड, एंटी तमिल, एंटी माइनॉरिटी सेंटिमेंट से फ्रॉम इंडिपेंडेंस जुड़ा है। 30 साल का सिविल वॉर का असर। तो आप ये सोचिए कि श्रीलंकन्स रिजॉइस्ड इन द विक्ट्री ओवर द तमिल्स एंड द LTTE, राइट? तो ये मेजॉरिटेरियन एंटी तमिल सेंटिमेंट, ठीक है, तमिल्स एक हिस्सा है श्रीलंकन सोसाइटी का, और ये बात जरूर सही है कि जो इकोनॉमिक अनरेस्ट है, जो इकोनॉमिक अपहीवल है, ये मेजॉरिटेरियन पॉलिटिकल एजेंडा पे जरूर एक हद तक ब्रेक्स डालेगी, लेकिन क्या उसको मिटा पाएगी? आई थिंक वो एक बहुत, मतलब दैट्स अ लीप ऑफ फेथ। और मुझे नहीं लगता कि अभी वो माहौल, मतलब वो पूरा हिस्टोरिकल मेजॉरिटेरियन सेंटिमेंट को एलिमिनेट करने के लिए तैयार है। बहुत शुक्रिया माया जानी और सत्येंद्र रंजन, और खासकर मुझे आप अगर 1 मिनट वक्त देती, क्योंकि आपने भारत से के लिए कॉन्टेक्स्ट में पूछा था। जी सत्येंद्र जी, और मैं ये भी पूछना चाहती हूँ, साथ साथ सवाल भी मेरे लीजिए और जल्दी से आप खत्म कीजिए। वो ये कि वो लोग जो दूसरे लोगों के घरों पर बुलडोजर चढ़ते हुए खुश हो रहे हैं, क्या उन्हें इस बात का अंदाजा है कि आफत कभी भी आ सकती है?
वही मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, क्योंकि भारत की जो अभी इकोनॉमिक कंडीशन है वो बिगड़ तो रही है इसमें, लेकिन अभी भारत में कुछ कुछ चीजें उनकी बहुत स्ट्रोंग हमारे साथ हैं, जिसमें एक तो हमारी फूड सिक्योरिटी है। हमारे पास श्रीलंका में एक बड़ा क्राइसिस वहाँ अनाज का था, हमारे पास अभी भी बहुत बड़ा भंडार है। दूसरी चीज है कि हमारा जो फॉरेन रिजर्व है फॉरेन करेंसी का, वो $642 बिलियन था सितंबर में, अभी घट के $588 बिलियन हो गया है। फिर भी 588 बिलियन अभी बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में है। ठीक है, अभी कुछ शॉर्ट टर्म लोन अगले 6 से 9 महीनों में चुकाए जाने हैं, जिसमें काफी करीब $267 बिलियन उस पर जाएगा। लेकिन जो अभी भी भारत का जो एक्सपोर्ट से डॉलर आ रहा है वो उस ढंग से नहीं है कि बिल्कुल कोलैप्स कर गया है। तो अगर बिल्कुल श्रीलंका के पैटर्न पे संकट अभी आएगा आने वाले महीनों में, यह तो सोचना मुश्किल है। लेकिन दूसरे मोर्चों पे जो महंगाई है, जो बेरोजगारी है, जो लोगों का डिस्पोजिशन है, उसका कब कैसे किस रूप में वो असंतोष सामने आएगा, ये अनुमान लगाना उसी तरह मुश्किल है जिस तरह की 8 जुलाई को ये अनुमान लगाना मुश्किल था कि 9 जुलाई को कोलंबो में क्या होगा। जी हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इस मुद्दे पर हम चर्चा करते रहेंगे और उम्मीद हम ये करते हैं कि हमारे पड़ोसी खुश रहें, बहाल हो जाएं, दोबारा आबाद हो जाएं, इस बर्बादी से वो किसी तरह से निकल जाएं और साथ साथ इसका सबक जरूर साथ साथ लेके जाएं। बहुत बहुत शुक्रिया दोनों का। धन्यवाद। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।